नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश गोयल। मैं विष्णु भार्गव। पूरे देश में इस समय जीएसटी को लेकर चर्चा जोरों पर है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार है जिसने जो 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है जिसने कल विधानसभा में जीएसटी बिल को पास कर दिया है। हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट सुशील वर्मा जी, जिन्होंने जीएसटी पे काफी रिसर्च की है। पिछले कई महीनों से टैक्स प्रोफेशनल को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और जीएसटी के ऊपर काफी सेमिनार आपने किए हैं। हमारे साथ राकेश गर्ग हैं जो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने जीएसटी पे किताब लिखी है और जीएसटी का काफी बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली के पूरे देश के आम आदमी से, आम व्यापारी से प्रश्न हमने मांगे थे जीएसटी को लेकर के। आइए हम जानते हैं कि जीएसटी आने के बाद में आम आदमी की, आम व्यापारी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सुशील जी, जैसा कि संभावना आ रही है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने जा रहा है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये जीएसटी लागू होने का सही समय? देखिए, अभी पूरे कानून नहीं बने हैं, रूल नहीं बने हैं, नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुए हैं। जब तक इश्यू नहीं होंगे कोई भी इंडस्ट्री या व्यापारी इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इन माई ओपिनियन 1 जुलाई से जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। व्यापारियों को टाइम मिलना चाहिए जो भी नोटिफिकेशन हो अध्ययन करने के लिए, अपने बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए 1 जुलाई समय ठीक नहीं। सुशील जी, दूसरी बात बताएं कि जो जीएसटी की दरें हैं, जो जीएसटी की रेट्स आए हैं, उसको लेके व्यापारियों में काफी आक्रोश है, क्योंकि जैसे मोटर पार्ट्स या ट्रैक्टर पार्ट्स को 28% की कैटेगरी में रखा गया। तो क्या आप समझते हैं कि ये कंज्यूमर फ्रेंडली या ट्रेडर फ्रेंडली रेट्स हैं, या ये बहुत ज्यादा रेट्स है? बिकॉज हमें समझ में नहीं आया कि भाई मोटर पार्ट्स या ट्रैक्टर पार्ट्स लग्जरी आइटम कैसे हो। देखिए, जो जीएसटी काउंसिल का प्रिंसिपल था कि जीएसटी से पहले जो एक्साइज ड्यूटी वैट टैक्स लगते थे उनका समेशन करके, टोटल करके जीएसटी उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कैलकुलेशन की गई एक्साइज ड्यूटी की, जो रेटेड प्राइस पे की जाती थी, इन्होंने मेरे हिसाब से खुद एक्साइज ड्यूटी पे लिया और किसी भी आइटम का डिटेल में अध्ययन नहीं किया गया। क्योंकि दिल्ली में ऐसे कुछ रेट निकले हैं कि जिनका टोटल बनता था 10%, उस पर 28%। जैसे तो ट्रैक्टर पार्ट्स के लिए ट्रैक्टर पार्ट के देखे जो 5 था उसका 28 कर दिया 28%। और जो वैट के जो दरें थी, डिफ्रेंसिएशन थे, तो जीएसटी में खत्म करने चाहिए थे। लेकिन खत्म करते हुए ध्यान रखना चाहिए था कि उस व्यापार के जो सारे लोग जुड़े हुए हैं उनका हिसाब किताब ठीक रहे। मेरे हिसाब से 28% बहुत ज्यादा रेट है। इसमें टैक्स की चोरी करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मेरा अगला प्रश्न सुशील जी फिर आपसे ही है कि जो सर्विसेज हैं उनको 18% के स्लैब में रखा गया है। आप हमें बताइए कि जो आम नागरिक है, आम आदमी है, चाहे वो होटल में खाना खाने जाता है, टेलीफोन का बिल देता है, हवाई यात्रा करता है, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिसपे अपन सर्विस टैक्स देते हैं, आप बताइए कि उस पर आम नागरिक के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जीएसटी से पहले भी सर्विस टैक्स 15% था, 3% की बढ़ोतरी की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का ये कहना है कि आपको इनपुट टैक्स पूरा मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता। लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका ख्याल है कि इनपुट टैक्स की कोई इतनी बड़ी मात्रा बढ़ने वाली नहीं है, जो आज नहीं मिलती उनको, उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयरफॉर चाहे आपके टेलीफोन वाले हैं या ईटिंग आउट है, जिनके भाव बढ़ने वाले हैं 3 या 4%, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट भी काफी बढ़ेगी इससे, जो प्राइसेस कम नहीं होने वाले। देयरफॉर जो भी चीजें सर्विसेज में कैटेगराइज की गई हैं और 18% रखी गई है, जैसे रेस्टोरेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर्स है, जहाँ टेलीकॉम है, जहाँ इंश्योरेंस है आपके, इस तरह की चीजों पे काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जो आम आदमी, जो कंज्यूमर है, उसकी जेब से पैसे निकलेंगे। राकेश जी, एक बात बताएं कि अभी तक क्या था कि जितना भी ट्रेड और इंडस्ट्री था, बड़ा यूफोरिया था कि जीएसटी आ रही है, बहुत अच्छा होगा और मतलब व्यापार और ट्रेड के लिए काफी अच्छा इससे नतीजे आएंगे। किंतु अब उसके विपरीत ट्रेडर भी, इंडस्ट्रीज भी ये डरे हुए हैं। तो क्या ये डर उचित है? इस पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा सा हम इसे समझ लें कि जीएसटी क्या है, फिर उसको कंपैरिजन करते हैं। देखिए, जीएसटी का लाने का पर्पस क्या था? जीएसटी का लाने का बेसिक पर्पस यह था कि हमारे यहाँ एक तो बहुत नंबर ऑफ टैक्सेस थे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाता था, सर्विस टैक्स लगाता था, सीवीडी सैड लग रहा है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट परचेज टैक्स भी है, वैट भी है, सीएसटी भी है, इस तरह के और कई टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्सेस। तो बेसिक पर्पस ऑफ जीएसटी का यह था कि इतने सारे जो मल्टीपल टैक्सेस हैं इनको रिड्यूस किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा पर्पस यह था कि अभी तक जो क्रेडिट मैकेनिज्म है वो स्टेट बेस पे चल रहा है।
अगर मुझे वैट में ही क्रेडिट मिलता है या सेगमेंट में टोटल मिल जाता था, लेकिन अगर अक्रॉस दी स्टेट बात करें तो हमें तो क्रेडिट नहीं मिलता था। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव जीएसटी का है वो है सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर से सेल करूं और मैं सेल करता हूं से असम में या केरला में या किसी भी स्टेट में, तो वहां पर जो व्यापारी बैठा हुआ है, वहां पर जो परचेजर है, उसको भी उसका क्रेडिट मिले। तो ये इस एक्सरसाइज के मद्देनजर ये पूरा का पूरा सब प्रोजेक्ट जो जितना भी है, ये सब ड्रीम प्रोजेक्ट मैं कहूंगा कि हमारी पिछली गवर्नमेंट्स का भी हम जैसे पहले पास हुआ है तो सभी गवर्नमेंट्स का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसी के हिसाब से ही उन्होंने इसको बनाने की कोशिश करी। लेकिन बनाते समय जिसमें बनने के बाद, जिसमें हम जो बात कर रहे हैं जैसे वन नेशन वन टैक्स बनने के बाद कहीं ना कहीं शायद हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह का है या क्या वजह रही, तो बनने के बाद हमें पता चला, हम सोच रहे थे कि वन नेशन वन टैक्स होगा, लेकिन वन नेशन वन टैक्स ना होकर के यहाँ पर अगर हम एक स्टेट की बात करें तो मुझे 3 जगह पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दिल्ली जीएसटी में हो गया, उसके बाद सेंट्रल जीएसटी हो गया, उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, तो चौथा कॉम्पनसेशन सेस भी है। तो एक व्यापारी को एक स्टेट में 4 जगह पे रहना, तो मेरा 2 जगह पे ऑफिस है तो 2 जगह पे, तो ये मल्टीप्लिसिटी शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और उस मल्टीप्लिसिटी के चलते जितनी जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो जरूर। राकेश जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है, व्यापारियों की तरफ से, उद्यमियों की तरफ से, कॉर्पोरेट हाउसेज की तरफ से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी है उसको लेकर के काफी शिकायतें आ रही हैं। तो आप बताइए कि आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कैसे ये प्रभाव डालेगा? आपका सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इकलौता बेनिफिट है जो व्यापारियों को मिलने वाला है। इसके बाद इसके अलावा जितना भी है वो कम्प्लेक्सिस है। या तो व्यापारी क्या मिलेगा, व्यापारी को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं मिलता। पर वैट की भी बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ही बेनिफिट है, सर्विस टैक्स में भी इनपुट टैक्स। इसी तरह से जीएसटी में अगर व्यापारियों का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब जो हो गया है कि रेट पहले के मुकाबले हाई होने वाले हैं। अगर मैं पहले 5% की चीज खरीदता था, 5% बेचता था, तो मुझे 5% का इनपुट टैक्स मिलता था। अब अगर मैं 28% की चीज खरीदूंगा और 28 बेचूंगा तो 28% इज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो ट्रेडर्स का और किसी भी व्यापारी का मेन कंसर्न यह है कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या है कि सपोजिंग मैंने 100 रुपए की कोई आइटम परचेज करी और उस पर 10 रुपए का टैक्स है, तो 10 रुपए का टैक्स मैं पे करके आया। जब मैं इसको 120 रुपए की बेचता हूँ और रेट ऑफ टैक्स तो सेम ही रहा, उस पर 12 रुपए का टैक्स बना, तो 12 रुपए में से 10 रुपए मैं एडजस्ट करता हूँ, और 10 रुपए एडजस्ट करने के बाद 2 रुपए मुझे सरकार को पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो 10 रुपए का जो है एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवेलमेंट में, उसको क्लेम करने में हमें रेस्ट्रिक्ट करती है। कुछ तो प्रोसीजरल टाइप की है कि भाई हमारे पास गुड्स आने चाहिए, सर्विसेज आने चाहिए, तब हमें क्रेडिट मिलेगा, तो फेयर है ना। दूसरी कंडीशन है कि मेरे पास परचेज टैक्स वाइज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उनका लाची पाता है टैक्स वाइज होना चाहिए। तो तीसरी जो मेजर, जो मैं सिर्फ आपसे मेजर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें मेजर कंडीशन जो है वो ये है कि जब तक मेरा सप्लाइंग डीलर आउटपुट टैक्स नहीं पे करेगा तब तक मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आज के सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो एक्साइज ड्यूटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सर्विस टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वैट की अगर बात करें तो कुछ स्टेट में ऐसा प्रोविजन है और कुछ में नहीं है। जहां पर है वहां पर अभी बेहतर से हाईकोर्ट में पढ़े डिसाइड हो रहे हैं कि ये क्या प्रोविजन ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट का एंगल देखूं, गवर्नमेंट का एंगल बिल्कुल सही है कि जी सर, अगर जब तक हमें आउटपुट टैक्स नहीं मिलेगा तो मैं आपको इनपुट टैक्स क्यों दूं। ये सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिला तो हम गवर्नमेंट से पैसा कैसे ले सकते हैं। पर लेकिन अगर हम व्यापारियों का, इंडस्ट्री का उसका पर्सपेक्टिव देखें तो इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है, वो परचेजर कहता है कि सर मैंने तो सेलिंग डीलर को पूरा का पूरा 100 रुपए भी दे दिया, 12 रुपए भी दे दिया, 112 रुपए में दे करके बैठा हूं। अभी ये 12 रुपए अगर मेरा सप्लाइंग डीलर गवर्नमेंट को नहीं पे करता है तो मुझे 12 रुपए का लॉस क्यों है। तो जो गेट की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी है, तब रेट ऑफ टैक्स 28% होने वाला है। अगर मैंने 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन करी और उसमें 28 लाख रुपए का टैक्स हुआ और 28 लाख रुपए अगर मेरे सप्लायर ने नहीं पे करा और मैंने उसको 1,28,000 दे करके बैठा हूं, तो ये अगर 28 लाख मुझसे मान लिया गया तो सडनली उसमें जो हमारे छोटे व्यापारी हैं कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन इसको किस तरह से बैलेंसिंग करी जाएगी, किस तरह से क्या करा जाए, गवर्नमेंट को इस चीज को मेरे हिसाब से जरूर देखना चाहिए, सो दैट कि हमारे जो पर्टिकुलरली परचेजर्स हैं
जिनकी जो सबसे बड़ी अप्रेंशन है वो दूर हो सके और वो पर्टिकुलरली सर्वाइव कर सके। कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनका भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है, जो इनपुट टैक्स की मैकेनिज्म है उस पर कहते हैं कि जो इनवॉइस आपको सेलर कंप्यूटर पर अपलोड करेगा आप उस पर यस और नो करेंगे। इससे मतलब ये नहीं कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर इनवॉइसेस मिसमैच नहीं होते, आप कंफर्म करते हैं, सेलर कंफर्म करता है, लेकिन सेलर जब तक उनकी अपनी रिटर्न में उनको नहीं दिखाएगा, टैक्स जमा नहीं कराएगा या लीगली एडजस्ट नहीं करेगा, तब तक तलवार आपके लटकी रहती है। और अगर वो जमा नहीं कराता तो उस महीने की आपके रिटर्न में ऑटोमेटिकली आपकी लायबिलिटी 28 लाख से बढ़ जाएगी विद इंटरेस्ट। और वो इनपुट टैक्स में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने खड़ी की, ये कहते हैं कि आप अपने सेलर को 6 महीने में पेमेंट करेंगे। अगर 6 महीने में पेमेंट नहीं करेंगे तो आप खुद अपना जो इनपुट टैक्स क्लेम किया था आपने 6 महीने पहले, उसको रिवर्स करेंगे। और जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उसको रिक्लेम नहीं करेंगे। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर लोकल में इतने झगड़े थे, वो दिखाली दिल्ली थी उसको, अगर कोई कर्नाटका के या साउथ में कोई गुंटूर से मिर्चे खरीद के दिल्ली लाता है खरीद मार्केट में, तो वो टैक्स नहीं देता तो वो क्या करेगा? तो ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, ये व्यापारियों की प्रॉब्लम नहीं। आपने उसको लाइसेंस दिया माल बेचने के लिए, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अफसर ने स्टेटमेंट दी कि जो आप डील करते हैं वो अच्छे डीलर होने चाहिए। तो अच्छी डीलर की परिभाषा हमें तो कोई मिलती नहीं। एज लॉयर तो वी कांट टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए गुड डीलर। तो ये जो छोटा व्यापारी अगर उसको कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, उसको दुकानें बंद करनी होगी, तो वो टैक्स देना पड़ेगा, उसके बिना कुछ चारा नहीं। सुशील जी, राकेश जी और आपकी बात से ही जुड़ी हुई बात जो हम बात कर रहे हैं जीएसटी के प्रोविजंस की, तो जैसे इन्होंने कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो व्यापारी के लिए भयानक सपने के बराबर हो गया कि भाई इतने आपने हार्डशर उसके अंदर में पेनल्टीज और ऐसे प्रावधान दिए हैं कि मतलब इवन प्रोसिक्यूशन तक है व्यापारी की। इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए था जो वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ, जहां सिंगल जीएसटी रेट है, हमारी तरह की जीएसटी नहीं। पहली बात तो जो जीएसटी हम लगा रहे हैं, ये पूरी दुनिया में कहीं ऐसा जीएसटी लगाने ना लगेगा शायद आने वाले 100 साल। ऐसा जीएसटी कोई यहाँ 11 तय करेगा। अगर सेलिंग डीलर जमा नहीं करता तो गवर्नमेंट को चाहिए उसका बैंक अकाउंट अटैच करके उसका रिकवरी करें, क्योंकि उसने अपनी सेल कंफर्म की है, सप्लाई कंफर्म की है अपनी रिटर्नों में। अगर वो अपनी सप्लाई कंफर्म करता है, आपको टैक्स लायबिलिटी कंफर्म करता है, तो उसमें जो रेसिपिएंट है जिसने माल लिया है उससे, उसको क्या प्रॉब्लम है? तो उसका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली अटैच करना चाहिए एंड ही शुड बी अरेस्टेड। आप इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट विल डू, आप रेसिपिएंट को बोले टैक्स पे पूरी देगा, तेरे को अरेस्ट करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक का तरीका है जो शायद कॉर्पोरेशन के लिए, व्यापारियों के लिए इट कैन बी अ सुसाइड इफेक्ट। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। सुशील जी, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे केंद्र सरकार का दावा है कि जीएसटी आने के बाद महंगाई कम होगी और एक आम आदमी के जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती होंगी, कृपया इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जहां जहां जीएसटी लगा दुनिया में, वहां पहले 2 सालों में काफी हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसके प्रिंसिपल बनाए थे, अगर उनको ध्यान में रखा जाए, और एक सेक्शन 171 है कि अगर टैक्स कम किए जाते तो आपको कंज्यूमर को ट्रांसफर करना होगा, लेकिन जो रेट आप निकले, जैसे राकेश जी ने बोला, जो इन्होंने बनाए रेट लिस्ट, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी और ये सारी जो और प्रॉब्लम इकट्ठी करेंगी। इसमें जो व्यापारी है, मेरे हिसाब से कीमत कम होने का कोई चांस नहीं है। 2 या 3% इन्फ्लेशन मेरे अपने ओपिनियन में पहले 6 महीनों में बढ़ेगा। कीमत कम होने का कोई चांस नहीं है। सीधा एक सर्विस टैक्स 3% बढ़ा, सर्विस टैक्स तो उसका तो कोई किसी को बताते नहीं। और फिर इतनी तरह की आपने एग्जम्पशन दी, एग्जम्पशन से हमारे कोई फायदा नहीं, नुकसान है, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अगर उनकी इनपुट टैक्स कॉस्ट बढ़ गई तो वो तो रिकवरी आपसे करने वाली। अगर इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है, वो तो डायरेक्ट के पास जाएंगे कि हमें आपके टैक्स पास ऑन करो, हमें हमारी कीमत दो। तो आपके हिसाब से जो एक आम आदमी है, एक आम नागरिक है, उसको पहले की तुलना में ज्यादा पैसे चुकाने का एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा राकेश जी, एक बात बताएं कि भाई हम तो इसका मतलब पहले अच्छे थे कि वैट जो प्रणाली चल रही थी, तो हाउ डू कंपेयर वैट विद जीएसटी, कि भाई जीएसटी के आने से क्या फर्क आएगा, और जो आम व्यापारी है, मतलब जो आम ट्रेडर है, छोटी इंडस्ट्री है, क्या उनके लिए सरलता होगी या आगे का जो डगर है वो बहुत कठिन हो जाएगी, सजा पेपर वर्क वगैरह, या उनको कंप्यूटराइजेशन के बिना काम नहीं कर पाएंगे?
बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट ये है कि अगर मैं मल्टी स्टेट एक्टिविटीज करता हूं तो मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। पूरे इंडिया में एक ही प्रोविजन होगा, जो प्रोविजन दिल्ली में है वही बिहार में होंगे, वही झारखंड में होंगे, वही महाराष्ट्र में होंगे, वही गुजरात में होंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोविजन ये गवर्नमेंट की पहली इच्छा थी कि पूरे अक्रॉस इंडिया वन नेशन हो। इसी तरह से यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रेट्स सब जगहों पर, अगर दिल्ली में भी वही रेट, अभी तक कई दफा क्या होता है कि एक ही आइटम दिल्ली में 15%, 12% पे बिकता है और दूसरे स्टेट में 5% में, तो विद इन द स्टेट कंपटीशन चलता होता है, तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट आ जाएगा। लेकिन जो आपकी बात की, जैसे अगर हम किसी और व्यापारी की बात करें, अगर मैं सिर्फ एक ही स्टेट में डील करता हूं, तो एक स्टेट में जो डील करता है, तो जहां तक पेपर वर्क की बात है, तो पेपर वर्क तो बढ़ेगा। पेपर वर्क किस तरह से बढ़ने वाला है कि इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज है। इनवॉइस के फॉर्मेट में अभी तक नॉर्मली व्यापारियों को या ट्रेडर्स को HSN नंबर, जो भी हार्मोनाइज्ड नंबर होता है, जो एक्साइज और कस्टम पे यूज होते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे अपने बिल पे भी लिखना पड़ेगा, मेरी रिटर्न भी उस हिसाब से जाएगी। अच्छा, नंबर तो मैं हर स्टेट में 3 रजिस्ट्रेशन या 4 रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने भी आपको पहले बोला कि मेरे पास, अगर मैं लोकल सेल करता हूं तो मेरे पास मिनिमम 2 रजिस्ट्रेशन चाहिए, सेंट्रल GST और स्टेट GST। मैंने जैसे ही सेंट्रल सेल करी तो मुझे IGST भी चाहिए। अगर मैं किसी सिंह उसमें डील करता हूं तो एक कंपनसेशन सेस भी चाहिए। तो 4 रजिस्ट्रेशन हो गए मेरे। अगर मेरे, अच्छा, मैंने हरियाणा में मैंने एक ऑफिस और खोल लिया तो 4 + 4 8 हो गए। एक नोएडा में, हम NCR की बात करें वैसे, तो मैंने नोएडा में भी खोल लिया तो 12 रजिस्ट्रेशन हो गए। अच्छा, टोटल वाइज तो मुझे 3 ही रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन नंबर ऑफ रिटर्न्स वो भी 12 रिटर्न्स पर मंथ, ठीक है ना। अगर मान लो मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे हर स्टेट से 4 नोटिस, अगर मैं चारों जगह पे रजिस्टर्ड हूं और मैंने वही गलती तीनों जगह पे रिपीट कर ली तो मुझे 12 नोटिस आने वाले हैं। अच्छा, तो दूसरा एक और, जो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए भी पेपर वर्क बहुत बढ़ने वाला है। अभी तक क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैंक की बात करें, बैंक अभी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन जो करती है, एक ही जगह पे रजिस्टर होकर एक ही रिटर्न फाइल साल में 2 रिटर्न में फाइल करता है। अब वो बैंक भी सभी स्टेट्स में रजिस्टर हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही छोटा सा, कि मान लो अगर कोई बैंक 30 स्टेट्स में एक्टिविटी करता है, स्टेट बैंक तो 30 से भी ज्यादा है, हमारे 29 स्टेट प्लस 7 यूटीज है, तो अगर मान लो 30 में, अगर मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो 30 स्टेट 12 मंथली रिटर्न्स प्लस 3 सेस अगर नहीं भी लगता तो टोटल मिला करके वो साल भर के 1080 रिटर्न। सर्विस प्रोवाइडर्स पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है। सो हर दैट वो अभी भी स्टेट वाइज रिटर्न में करते थे, इन सर्विस वालों के लिए सर्टेनली। सुशील जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि GST में 1.5 करोड़ से जो कम टर्नओवर वाले ट्रेडर हैं, उसमें 90% स्टेट के अंदर में रहेंगे, 10%, 10% सेंटर के अंदर में आएंगे। ऐसे ही जो 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले हैं, उसमें 50-50 का रेशियो रहेगा। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि व्यापारियों में इसको लेकर ना बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल, ये जो रेशियो निकाले परसेंटेज है, ये GST काउंसिल में डिस्कशन हुई, एक्ट में कहीं इसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया। झगड़ा ये था कि जो स्टेट के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हम क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि वो सिर्फ गुड्स से डील करते थे, अब वो सर्विस में डील करते थे। ये झगड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी टर्नओवर डील करते थे, इन्होंने ये वाई निकाला कि दोनों तरफ एग्रीगेशन नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव आम व्यापारी पे बुरा पड़ेगा, क्योंकि एक व्यापारी को 2 अथॉरिटी के साथ करना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं 4 नंबर है तो 4 के साथ करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 करोड़ में 10% की कैटेगरी में आ गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जहां जो वो 50 वाले आपके पास आ गए तो उनके लिए जो जुरिडिक्शन है वो डबल जुरिडिक्शन है, तो वहां काफी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। अगेन, इस तरह की जो मैकेनिज्म है पूरी दुनिया में कहीं फॉलो नहीं की गई, किसी को एक्सपीरियंस नहीं। हम जो करने जा रहे हैं, किसी भी देश में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन डील किया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एश्योर तो कराई है कि देयर विल नॉट बी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं कुछ इस तरह से सर देखिए, हम तो जैसे कहते हैं ना, एक आम नागरिक की दृष्टि से पूछे और बड़ा सरल सा एक हमारा लेकिन बहुत अहम सवाल है, वो ये है कि लोग स्टॉक के प्रति बड़े आशंकित हैं कि भाई मतलब जो 30 जून को GST आने से पहले उनके पास, उनके हाथ में, व्यापारी के पास स्टॉक होगा, उसका क्या शो होगा, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा।
और इस कारण आप ये समझिए कि लोगों ने, ज्यादातर व्यापारियों ने अपनी किताबें बंद कर दी हैं, सेल और परचेज टोटल क्लोज कर दी है कि भाई जब जीएसटी के आने के बाद ही किताबें खोलेंगे, अभी पता नहीं क्या प्रभाव पड़ जाए। तो सर उसके विषय में थोड़ी शंकाओं का निवारण करता हूँ। सर इसके लिए मुझे आप जरा 2-4 मिनट दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपने बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है और क्वेश्चन वाजिब भी, क्योंकि सभी के इसके इंटरेस्ट है, सभी का इन्वेस्टमेंट है, सभी का उसमें। सर मैंने इसके लिए उसको क्लासिफाई करा है तो 4-5 कैटेगरीज में। देखिए, सब पहला क्या है, सबसे पहले कि जो मेरा टैक्स क्रेडिट रिटर्न्स में पड़ा हुआ है उसकी क्या पोजीशन है, क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस रिटर्न्स के क्रेडिट को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। एक तो स्टैंडर्ड, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, और एक वैट से रिलेटेड है। तो सो फार एज स्टैंडर्ड और एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये तो मुझे पूरा का पूरा, अगर मेरा क्रेडिट रिटर्न्स में 10 लाख का क्रेडिट है, 10 लाख का 10 लाख मिल जाएगा। अब आ जाते हैं स्टेट वैट की बात। स्टेट वैट में जो उन्होंने प्रोविजन बनाया है उसमें ये है कि मुझे इस क्रेडिट, मान लो अज्यूम करें कि मेरा स्टेट वैट का क्रेडिट रिटर्न में 30 जून रिटर्न में 10 लाख रुपए बना। इस 10 लाख रुपए में से मैं वो अमाउंट माइनस करूंगा जो अमाउंट मेरा टैक्स पेबल टुवर्ड्स द पेंडिंग डिक्लेरेशन फॉर्म है। अज्यूम करें कि 10 लाख तो मेरा क्रेडिट पड़ा हुआ है और मेरा पेंडिंग डिक्लेरेशन फॉर्म से 1 करोड़ के पेंडिंग है, और उस 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए का अगर मान लो टैक्स बनता है, तो 10 लाख माइनस 5 लाख रुपए, तो मैं 5 लाख रुपए ही आगे ले जा पाऊंगा। और ये जो 5 लाख रुपए रुका है, ये मुझे रिफंड के तौर से जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूंगा अथॉरिटीज को लेटर ऑन, जब मैं 6 महीने बाद सबमिट करूँ, 1 साल बाद करूँ, 2 साल बाद करूँ, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा और मुझे रिफंड के तौर पे मिलेगा। ये तो पहला क्रेडिट है रिटर्न से, ये तो हमारा रिटर्न है। दूसरा मेरा क्रेडिट आया है कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट क्या होता है कि हम 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम करते हैं, तो हमने कुछ पार्ट तो हमने क्लेम कर लिया होता है, कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए लॉ में बहुत अच्छा प्रोविजन है कि जितना आपने क्लेम कर लिया है उतना तो ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करके आप जीएसटी में उसका क्लेम कर सकते हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट, जो आपका जो स्टॉक वाला पॉइंट है, स्टॉक वाले पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को एप्रीहेंशन ये है कि सर मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, इस 1 करोड़ के स्टॉक पे अच्छा होगा क्या। तो एज्यूम करें अभी वैट का रेट 12.5% है, और अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें, हम अगर टीवी फ्रिज की बात करें, सबका रेट हो जाएगा 28%। तो पड़ा स्टॉक जो है वो 16-17% महंगा हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं इस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करूं या परचेज करना बंद कर दूं, क्या करूं। तो इसमें गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, गवर्नमेंट ने इसके प्रोविजंस बनाए, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हमारे व्यापारियों के फेवर में है। इसको मैं अपने स्टॉक की ही बात कर रहा हूं, मैं उन व्यापारियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी सिर्फ वैट में रजिस्टर्ड है और एक्साइज ड्यूटी में रजिस्टर्ड नहीं। बेसिकली हमारी वही यही है कि हमारे इसमें, क्योंकि जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें 2 कंपोनेंट है, वैट है, वैट का मुझे क्रेडिट मिल गया रिटर्नों के थ्रू, और दूसरा है उसमें एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी का 5 कैसे क्रेडिट होगा, रेट बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए प्रोविजन बनाया है। मैं इसको इलस्ट्रेशन के साथ करता हूँ कि मैं जो सामान परचेज कर सकता हूँ 2 तरह से परचेज कर सकता हूँ, एक तो या तो मैन्युफैक्चरर से परचेज करूंगा या मैं मैन्युफैक्चरर के डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करूंगा। अगर मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज करा है, मान लो कि 1 करोड़ रुपए का मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज करा है और मैन्युफैक्चरर ने इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा करके मुझे बिल इशू करा है, यानी 12.5 लाख रुपए का अगर रेट मान के चले तो 12.5 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 12.5 लाख का 12.5 लाख रुपए आपको पूरा का पूरा ओके ये क्रेडिट मिल जाएगा। यहाँ पर एक्साइज ठीक है, अब यहाँ पे मेरे लिए फ्री रिलीफ हो जाता है, तो 12.5 तो लग गया। लेकिन अगर मेरे पास एक्साइज का इनवॉइस नहीं है, सब दूसरे रजिस्ट्रेशन में एज्यूम करें कि इस 1 करोड़ को मैंने मैन्युफैक्चरर से ना परचेज करके उसके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करा। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे जो बिल दिया होगा उस बिल में एक्साइज का कंपोनेंट नहीं है, उसने मुझे बिल दिया होगा 1 करोड़ प्लस उसमें 12 लाख एक्साइज ड्यूटी लगी हुई होगी, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अंदाजा 1 करोड़ 20 लाख का मेरे पास बिल आया होगा। अब इस 1 करोड़ 20 लाख पे जिस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी, तो एक्साइज ड्यूटी का कैलकुलेशन कैसे, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी जो रूल्स बनाए, रूल्स अभी ड्राफ्ट रूल है, जीएसटी काउंसिल के पास नहीं गए। जीएसटी काउंसिल परसों वाली मीटिंग जो 3 जून को होने जाएगी उसमें रिव्यू करेगी, और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह ने ये बोला है कि हम रिव्यू, लेकिन अभी जो रूल्स हमारे पास है उन रूल्स के हिसाब से जो मुझे सीजीएसटी इस पे पे करना है उसका मुझे 40% क्रेडिट मिलेगा। तो इसका इलस्ट्रेशन मिलेगा सर, मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक है, इस 1 करोड़ के स्टॉक का रेट हो गया 28%, 28% के 2 टुकड़े हुए, एक सीजीएसटी
ओडेक्स है, SGST, CGST मान लीजिए 14%, इस 14% का 40%, 14% का 40% हो गया ₹5.07। तो यानी कि 5.6% का मुझे क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, अब आप इंटरेस्टिंगली नोट करें कि अगर मैं एक्साइज वाले डीलर से परचेज करता हूं तो क्रेडिट मेरे पास 12.5 है। अगर मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करा तो 5.6, तो बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो अब ट्रेडर्स की सबसे बड़ी जो बिल्कुल वाजिब बड़ी है कि मैं या तो जी मैं एक्साइज वाले से परचेज कर लूं तो मैं ठीक हो जाएगा फिर भी कंपैरेटिवली, लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो 7% का मार्जिन कौन बियर करेगा? मेरा मैन्युफैक्चरर बियर करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, और मैं करूंगा तो कहां से करूंगा? तो ये इसलिए कुछ कंपनीज ने इसका बायर मीडिया ने निकाला है, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोला है कि आप एक्साइज ड्यूटी में फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूटर का फर्स्ट स्टेज डीलर का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको FSD रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि जो 12.5% का क्रेडिट इस तरह से ट्रांसफर हो जाए। अगर ये क्रेडिट नहीं ट्रांसफर हुआ तो व्यापारियों के साथ सटेल में दिक्कत है। गवर्नमेंट कहती है कि हम 40% को रिव्यू करेंगे, लेकिन आज की पोजीशन जो है वो उसमें भी शायद 40% में भी है कि सिर्फ 6 महीने तक आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और 1 साल तक के बाद 1 साल भी नहीं सर। अच्छा हाँ, इसमें मैं 2 चीजें यहाँ फर्दर क्लियर कर दें कि ये जो स्टॉक मेरे पास होना चाहिए 1 साल पुराने से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। इसकी एज जो होनी चाहिए वो चाहे 12.5% वाला हो या ₹5.07 वाला, दोनों का स्टॉक 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अब ₹5.6 के लिए फर्दर कंडीशन क्या है कि इसका क्रेडिट मुझे तब मिलेगा जब मैं इसको एक्चुअल सेल करता हूं। अभी साथ के साथ नहीं मिल जाएगा मुझे, जब मैं सेल करूंगा तो मैं उसका 5.6% कैलकुलेट करके निकाल के दे दूंगा। दूसरा कैप उन्होंने लगाया कि इसकी मुझे सेल 6 महीने के अंदर अंदर करनी है। जैसे मैं जूम करेंगे 1 करोड़ का स्टॉक है, इस 1 करोड़ के स्टॉक में से 6 महीने के अंदर मैंने 30 लाख का स्टॉक करा, सेल कर दिया, तो 30 लाख तक तो मुझे मिल जाएगा, 70 लाख तक तो मुझे मिल जाएगा। 70 लाख मैंने सेल कर दिया और 30 लाख का स्टॉक मेरे पास पड़ा रह गया, उस पर लाख चलेगा वो 6 महीने भी क्या। तो ये सुशील जी, ई-वे बिल को लेकर ट्रेडर्स की ओर से चिंता जताई जा रही है, क्या इससे ट्रेडर्स की परेशानी बढ़ेगी? क्योंकि जो ई-वे बिल है अभी तो कहीं डिस्कशन हुई नहीं इसकी। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही एलिमेंट्री ड्राफ्ट बनाया था लोगों में रिएक्शन जानने के लिए। अभी जीएसटी काउंसिल के साथ बात इसकी डिस्कशन नहीं हुई है। तो ई-वे बिल की जो टेक्नोलॉजी है अभी जीएसटी नेटवर्क जिन्होंने चलाना है उनके पास से बिलाव ही नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी? मेरे हिसाब से ई-वे बिल दिसंबर से पहले आने का कोई चांस नहीं, अगर आते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी है जो आज वे बिल आप करते थे वो इंटरस्टेट पे थे, दिल्ली के पास स्टेट में माल है तो आप पे बिल देना चाहते हैं, लेकिन ये इंटरस्टेट पे भी लगाएंगे। लेकिन जो इसमें सहूलत है 50,000 रुपये से माल के ऊपर, तो जो छोटा व्यापारी है वो शायद 1-2-50 तो जो बिल देने होंगे और ट्रांसपोर्टर को भी उसका अपना पोर्टल भरना होगा। अगर आपने 500 ई-वे बिल किए और वो 10 करोड़ के हैं, अगर आपकी 8 करोड़ की है तो आप पकड़े जाएंगे। तो ई-वे बिल में अभी ये बहुत जल्दी होगा पैनलाइज करना, क्योंकि इसमें फाइनल रूल अभी नहीं बने। सुशील, जो आपने पकड़े जाने की बात कही संगत है। देखो, इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी सर्विस टैक्स में 7.5% का प्रोविजन था। तो वैट में पंजाब ने 25% का प्रोविजन किया, कुछ स्टेट 40% सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड किया है। लेकिन जो वो एक इंट्रा स्टेट मैटर थे, अभी ये इंटरनेशनल मैटर है। आपको आईजीएसटी का क्रेडिट मिलना है, बाहर का भी है, कि डिमांडें बड़ी होगी। अब 1-2 लाख की डिमांड किसी डीलर की नहीं निकलेगी। आप उसका 10% बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, और आपको हर स्टेज पे देना है। अगर पहले अपील हारते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वहां से देना है। तो अगर वो आईटीसी के आपके क्लेम डिसअलाउ हुए और आपने मेरे को एंगेज किया था, आप अपील करिए कि सर 5 करोड़ की डिमांड है मेरी, तो सर आपको 50 लाख के जब तक जमा ही कराएंगे, आपकी अपील फाइल नहीं हो सकती। और ये ऑटोमेटिक स्टे नहीं करता आपका डिमांड, ये प्री कंडीशन है। इसके बाद भी आपको स्टे लेना है, उस स्टे में भी कंडीशन लग सकती है। जैसे बिहार में 20% है, आप जमा कराइए, उसके बाद भी आपको स्टे लेना बताते हैं, 40% और जमा कराइए आप। तो ये जो छोटे व्यापारियों के लिए और बड़ी कंपनियों के लिए भी दे मस्ट थिंक इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सुशील जी, दिल्ली के हजारों व्यापारियों के गोदाम हरियाणा में है, विशेषकर हमारे खारी बावली के आपके एक्ट में आने चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल के पास इनको जाना चाहिए
और अपनी प्रॉब्लम वहां रखें, वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर दिल्ली से माल भेजेंगे इसमें IGST लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एफओम का कोई प्रोविजन नहीं और IGST लगेगा। अब वहां से अगर ये माल वापस लाएंगे तो फिर उनको तो वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ताकि जहां दे वहां ITC मिले, वहां से वापस ITC मिल जाएगा, थोड़ी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी। देखिए ये बोले कि हम टेम्पो में माल भर के ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, DST में नहीं हो सकता, नहीं सकता। राकेश जी एक बात और बताएं कि वैसे तो कहा गया है कि भी छोटे व्यापारी को राहत है, 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जो 20 लाख से कम टर्नओवर है वो व्यापारी फिर भी रजिस्ट्रेशन लेने की सोचे? सर उसमें ऐसा होना, देखिए 20 लाख की लिमिट जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हिली एरिया स्टेट जिनको बोलते हैं, वहां पे लिमिट 10 लाख रुपए और बाकी स्टेट्स में 20 लाख। इसके अलावा इन्होंने सेक्शन और बनाया, सेक्शन 24, जो कि 12 एक्सेप्शन क्रिएट करता है, जहां पे वो कहता है कि अगर इन 12 सर्कमस्टांसेस में आपके लिए 20 लाख की लिमिट उस दिन के बाद से खत्म हो जाएगी। जैसे आज भी हम जैसे करते हैं, जैसे हमने आज दिल्ली में काम कर रहे हैं, उसके बाद हमने जैसी सेंट्रल से करी तो हमारी 20 लाख, तो इसी तरह से तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इंटरस्टेट सेल करते हो, इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो खत्म हो जाएगी, आप कैजुअल डीलर हो जाओगे तो खत्म हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट डीलर है, या रिवर्स चार्ज में अगर आपको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा, TDS आ गया है, या उस एक और इंटरेस्ट, अगर आप एजेंट है तो भी आपके 20 लाख के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रिंसिपल के लिए 20 लाख बनता है, अगर मैं एजेंट बन जाता हूं तो मेरे लिए 20 लाख खत्म हो जाता है। ये एजेंट की भी बात आ जाती है। अच्छा, ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कोई लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं अपना सामान ई कॉमर्स के थ्रू बेचता हूं तो मेरे लिए लिमिट नहीं है। अभी सुशील जी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे हमारे आपका कहीं ना कहीं तक हमारे हाउस होल्ड लेडीज पूछते रहते हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करा, और नया बिजनेस स्टार्ट करके उन्होंने कहा XYZ वेबसाइट के थ्रू बेचेंगे, तो उनका पहला काम ये हो जाएगा कि वो 10 लाख 20 लाख की बात की बात है, उससे पहले दिन से ही उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा इसमें। तो ये 12 सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर भी 20 लाख उस दिन के बाद से इन नक्शे 20 लाख की लिमिट का GST में किसी तरह का कोई मतलब नहीं। सुशील जी, ट्रांसपोर्टर्स के हमारे पास प्रश्न आए थे। ट्रांसपोर्टर्स ने पूछा है कि हमारे लिए GST में वैट की तुलना में क्या नया हुआ? देखिए, ट्रांसपोर्ट के जो पहले सर्विस टैक्स था वो रिवर्स चार्ज में GTF कैटेगरी में आते थे, अभी वो करेक्ट चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है कि जो भी वो गुड्स कैरी करेंगे, पैसेंजर ढोएंगे, जो भी इनको कराएंगे लेंगे, जो इनका उसके 5% की कैटेगरी में ट्रांसपोर्टर को रखा गया, उनको रजिस्टर लेना होगा। जो ट्रांसपोर्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो शायद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट समझती है कि सारा नंबर 2 का धंधा ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, वो एलिजिबिलिटी में फंस गए। अगर वो कोई ऐसा सामान लेके जाते हैं जिसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो एक सेक्शन 129 है, उसमें बहुत हैवी पेनल्टीज है। ओके, बहुत हैवी पेनल्टीज है, प्रोसिक्यूशन है, उनका ट्रक सीज हो सकता है। जब तक वो सारी डिमांड दे नहीं जाएंगी, जहां उनका स्टे नहीं लिया जाएगा, ना सामान रिलीज होगा ना ट्रक रिलीज होगा। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए GST में थोड़ा टफनेस होगा, और मेरे हिसाब से होना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली मोटो ये है कि हमारी सारी की सारी इकोनॉमी एकदम ट्रांसपेरेंट हो, इसमें ईमानदारी से हो, डिसिप्लिन हो। तो ये बेसिकली देखिए, इसका जो सबसे बड़ा ऑफशूट है, जो इस इंडस्ट्री में शुरू में GST में सोचा था कि लंबी लंबी कतारें नहीं लगेंगी, ईज ऑफ डूइंग होगा, हमारे को जगह जगह तंग नहीं किया जाएगा, वो शायद इसमें ज्यादा आ चुके हैं। तो पहले तो चेक पॉस्ट पर ट्रक खड़ा करना था, अभी एक अफसर को पूरी और एक इसमें ट्रिपल लगाना होगा RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। तो ट्रांसपोर्टर के लिए GST में कोई इतना सुगम काम नहीं होने वाला। सर, उसी से संबंधित मतलब एक और इंडस्ट्री हमें नजर आती है, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, तो वो भी GST को लेके काफी चिंतित हैं। सर, तो क्या उनकी चिंता निराधार है या वाकई उनको चिंतित होने की आवश्यकता है? सर, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के लिए सिंप्लीफाई हुआ है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था तो एक वैट लगता था, एक सर्विस टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स की बात नहीं करा, हमारे गवर्नमेंट ने उसके बारे में काफी बोला, लेकिन वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। सर्विस टैक्स कुछ कंपोनेंट पे लगता था, वैट पूरे वैल्यू पे लगता था। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में अगर हम कभी भी खाना खाने जाते हैं, किसी भी जाके फूड प्लस बेवरेज और सर्विसेज है, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर सारा का सारा सर्विसेज होगा, और इस पे सर्विस टैक्स का 18% का रेट लगेगा। इसी तरह से अगर मैं होटल में रहने जाता हूँ तो होटल में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है, तो उन्होंने
कई तरह के 0% से लेकर 28% तक के रेट लगाए हैं कि अगर 1,000 रुपए से कम का टैरिफ है तो 0%, 1,000 से 2,500 है तो 12%, 2,500 से 5,000 है तो 18%, अगर 5 स्टार होटल है 5 स्टार होटल है तो 28%। ये हो रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें एक परेशानी है सर कि जैसे रेट रेट्स होती है, रेट रेट्स पे होगा या एक्चुअल रेट्स पे हो। होटल वालों की सबसे बड़ा सबमिशन ये सर वो कि हम लोग बिजनेस के हिसाब से चेंज अपने टैरिफ करते रहते हैं। तो सर ये अभी भी टैरिफ रेट पे ही चल रहा है। अभी भी जो आपका ये ट्रांजैक्शन की बात है, जैसे ये एक्चुअली मेगा एग्जम्पशन जो अभी भी चल रही थी वो एज इट इज उन्होंने कॉपी कर दिया इसके ऊपर। तो अभी वो टैरिफ वैल्यू अभी भी लिखा हुआ है। आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। ये जो एक्चुअल पेमेंट्स हैं ये सेक्शन 15 के हिसाब से चलेगा। ओके। जहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो पैसा आप इनवॉइस पे चार्ज करते हैं। ओके, ठीक है। अगर वो रिलेटेड पार्टीज नहीं है, भाई वीडियो को कमरा नहीं दे रहे और सिर्फ कमाई करने के लिए आके धंधा करते हैं, तो अब इसमें वो रैक रेट कितनी बड़ी नहीं इनका क्वेश्चन ये है कि सपोजिंग जैसे कट आउट मान लो 2,500 रुपए है, मैंने टैरिफ रेट रखा हुआ है 3,000 रुपए और मैं उसको दे देता हूँ 2,000। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू तो 2,000 हो गई लेकिन रेट 3,000 वाला लगेगा। और इसमें क्लैरिटी नहीं है उसमें। एक्चुअली इसमें एक और चीज थी जो होटल इंडस्ट्री की चिंता थी कि भी जब हम 5,000 रुपए या 8,000 रुपए का एक कमरा देते हैं तो उसके अंदर में ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री होता है। तो अब मतलब इसका किस हिसाब से मतलब क्या आगे चल के मतलब हमें किस हिसाब से डिफरेंस ये रूल पे क्लैरिफाई करें। उसमें एक और प्रॉब्लम है कि खाने का रेट भी वही लगेगा जो आपके रूम रेट उन्होंने ये होटल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। बट हमारे टूरिज्म को इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब हम 28% की बात बाकी देखिए अगर बुफे खाने जाते हैं 3 स्टार से वहां 18% का रेट है। अगर वही खाना मैं नली पे जाकर खाता हूँ तो मुझे टैक्स देना होगा। ये जो डिफरेंशिएशन किया ये जीएसटी की धारणा में नहीं, ये जीएसटी के खिलाफ हो इस तरह के फैसले। सुशील जी, हमारे देश में लाखों वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है जो अपने सलून चला रही हैं, ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। उनका प्रश्न आया है कि उनका जो व्यापार है, उनका जो बिजनेस है, उसको जीएसटी किस प्रकार प्रभावित करेगा। देखिए उनके लिए भी वही प्रोविजन है 20 लाख की, यहाँ जो 12 सेक्शन 24 में लिखा है उनके लिए इसमें प्रोविजन है। जीएसटी में उनके लिए किसी तरह की कोई स्पेशल एग्जम्पशन नहीं दी गई है। तो एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वो वही सर्विस है जो बाकी सबके लिए। तो अगर आप वो सेक्शन 24 की धारा में नहीं आते, टीडीएस नहीं करते, रिवर्स चार्ज का पता नहीं करते, जहाँ कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करते, जहाँ कुछ ऐसा नहीं करते, तो 20 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खाली दिल्ली में काम करेंगे और अपनी ब्यूटी सेंस आएगी ना, कोई लोग जिम चलाएंगे छोटे मोटे, तो मेरे हिसाब से उनके लिए ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। जीएसटी कितना लगेगा उसमें? 18% अगर लगेगा तो अगर लगेगा, अगर 20 लाख से ऊपर, तो हाँ 20 लाख के नीचे तो टैक्स लगना नहीं, उनको माफ है। तो वो उनके लिए मेरे हिसाब से जीएसटी में शायद फायदा होगा। तो ब्यूटी पार्लर साल की 20 लाख बंधन उठाए अलग बातें हैं, लेकिन जो छोटे छोटे गलियों में चलते हैं उनकी 20 लाख रुपए की इनकम नहीं। ओके, तो उनके लिए ये फायदेमंद चीज है, प्रोवाइडेड वो सेक्शन 24 के किसी 12 किसी सबक्लॉज का ना है। ओके, तो ये जो आपका लेटेस्ट ट्रेड विंग है उनको टीच करना होगा कि ये काम होगा। बताइए कि आपका क्वेश्चन की मैं इसमें सोशल में फर्दर ऐड करता हूँ, छोटी सी लाइन। सपोज मैं स्टिचिंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है, स्टिचिंग छोटा सा काम है। अगर कस्टमर बाहर से आ गया, नोएडा वाला कस्टमर है, गुड़गांव वाला कस्टमर आ गया, तो मैं वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, उस केस में वो 20 लाख खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। एक और फायदा है कि एक्सेप्शन सर्विस में जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे एक पापड़ बनाते हैं, लिट्टल पापड़, आपको मटेरियल दिया गया, आप खाली लेबर के पैसे लेते हैं, उनमें किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं है, कितना भी अमाउंट हो। तो एक लंबी डिस्कशन है वुमेन एंटरप्रेन्योर की, सारी जो 90% की सर्विस में एग्जम्पशन है उसको एग्जामिन करके हमें जवाब देना होगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी ये इसमें कहते हैं 20 लाख तक जीएसटी उनके लिए महत्वपूर्ण चीज। ठीक, सुशील जी, अंत में मैं पूछूं कि जो जीएसटी है इसका व्यापक जो प्रभाव है, ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे राष्ट्र पे या राज्यों पे क्या पड़ता है? देखो मैंने आपको पहले बोला जो जीएसटी हमने लगाया है वो दुनिया में आज तक कहीं नहीं लगा। 2 देश थे जहां छोटे छोटे प्रांतों में, जैसे कनाडा का एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट डबल जीएसटी, पूरे कनाडा में डबल जीएसटी नहीं है, सिर्फ उनके राजधानी है क्यूबेक में, बाकी हर जगह सिंगल है। जो ब्राजील है उन्होंने जो जीएसटी लगाया जो उनका असर हुआ तो ये बोलने खत्म है, मैं उसको डिस्कशन नहीं करना चाहता। जो आपके कंपेरेबल इकोनॉमीज है वहां सिंगल जीएसटी, ये 4 तरह 5 तरह के जीएसटी नहीं लगे, और वहां 1 या 2 या 3 रेट आपके यहाँ 11 तरह के रेट लगने वाले और कंपल्सन सेस है।
जो गवर्नमेंट करती है कि वन नेशन वन टैक्स, मैं उस बात को नहीं मानता। वन टैक्स नहीं है तो वन नेशन में भी कन्वर्शन नहीं होगा, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर दिल्ली के आपके कश्मीर गेट के मार्केट को 10 लोगों को टैक्स लग गया तो उसके वेंडर ने पेमेंट नहीं किया, आप से माल नहीं खरीदे, क्या आपको दिल्ली में 1% महंगा दे? तो जीडीपी बढ़ेगी कि इससे देश की? देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आज की हम खबर बोले तो आपकी जीडीपी डाउन है फ्रॉम 7 to 5, अभी जीएसटी नहीं है। जीएसटी से डबल एस पैटर्न, अगर चला जीडीपी बढ़ेगी, अगर नहीं चला तो देयर कैन बी डिप्रेशन इन द कंट्री। और जहां जहां जीएसटी लगा शुरू के साल में काफी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के डेवलप नहीं, गांव में कौन कंप्यूटर चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। तो अभी ये इससे क्या राम राज लाएगा या नहीं लाएगा, विल हैव टू वेट एंड सी। दोस्तों, इसका माने वन नेशन वन टैक्स और जो 70 साल में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है वो एक राष्ट्र एक मंडी की हमें अपने गंतव्य स्थल तक लेके जाएगा। हम कह रहे हैं कि जहां पे शेर और बकरी, मतलब बड़ी कंपनीज और छोटा व्यापारी भी एक ही घाट पे पानी पिएंगे, क्या ऐसा होगा या शेर जो है बकरी को खा जाएगा, ये समय ही बताएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।